हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ेन एडू लाइव क्लासेस। और आज एक्चुअली क्लास में हम लोग जो है जेई मेंस 26 का जो सेकेंड शिफ्ट का फिजिक्स का पेपर था वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो पेपर का लेवल था वो बाकी सारे पेपर्स के लेवल के जैसा ही था। इजियर साइड पे पेपर बच्चों आया हुआ था ड्यू टू द कोविड सिचुएशन। जो इंस्ट्रक्शंस हैं कि पेपर शायद इजी बनाना है, तो सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर थोड़ा से क्वेश्चंस लेंदी और थोड़े से क्वेश्चन जो है मॉडरेट लेवल के थे, बट बाकी सारे क्वेश्चन पेपर जो है इजी साइड पे रहे हैं। ये भी क्वेश्चन पेपर इजी ही था। इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं जो अभी तक हम लोग के पास आए हैं, हमारे पास जो बच्चों ने भेजे हैं क्वेश्चंस। मैं ऑप्शंस तो नहीं दे रहा, बट सॉल्यूशन करने का तरीका यहाँ पे डिस्कस करते जाएंगे। ऑफ कोर्स आंसर मैच कर जाएंगे। तो इसमें इस वाले क्वेश्चन में देखें, इफ अ वायर ऑफ लेंथ एल हैज रेजिस्टेंस ऑफ आर, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 25%, द परसेंटेज चेंज इन इट्स रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो गलती करते हैं कि जब लेंथ में 25% का इलोंगेशन कंसिडर करते हैं तो एरिया में किसी तरह का चेंज नहीं देख पाते, और वही गलती हो जाती है। तो अगर देखो हमारे पास एक वायर है बच्चों, और इसको पकड़ के खींच के मैं लंबा कर दूं, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी कम हो जाएगा, बिकॉज द टोटल वॉल्यूम हैज टू रिमेन कांस्टेंट, राइट। इफ इट ऑब्वियसली इसको खींचने से इसकी डेंसिटी में कोई कंसिडरेबल चेंज नहीं लेंगे, तो वॉल्यूम शुड रिमेन कांस्टेंट। तो रेजिस्टेंस को हम लोग कैसे लिखते हैं? आर इक्वल टू रो टाइम्स एल बाई ए, राइट। और अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, विच हैज टू रिमेन कांस्टेंट, दैट शुड बी इक्वल टू एरिया टाइम्स लेंथ। तो एरिया को मैं ऐसे लिख सकता हूं, वी बाई एल। वी बाई एल लिख दूंगा बच्चों, तो रो इंटू एल स्क्वायर बाई कैपिटल वी, है ना। हियर रो रेजिस्टिविटी एंड V volume, both of these are constant. So initial resistance L length पे R था, और बाद में resistance change करके हो गया R plus delta R. तो R plus delta R will be equal to rho by V into length अब बढ़ गई 25% से, that is 1.25 L. So 1.25 L का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1.25 1.25 और सिंपली 5/4, 5/4 का स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर। यहां से इस वाली को फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकेंड इक्वेशन बोल दो, डिवाइड कर दो सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से। तो आर बाई आर, 1 प्लस डेल्टा आर बाई आर इक्वल टू 5/4 का होल स्क्वायर, दैट इज 25/16। यहाँ से 1 को दूसरी साइड लेके जाके लिखो, तो डेल्टा आर बाई आर की वैल्यू बच्चों आ जाएगी 9/16। ठीक है, 9/16। और परसेंटेज चेंज हमें बताना था, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना है। परसेंटेज चेंज विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय 100, और इसकी वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी? 16, 5 जा 800, 100 और 5, 56, अराउंड 56%। तो 56% का अराउंड जो है रेजिस्टेंस में इंक्रीज हो जाएगा। द परसेंटेज चेंज विल बी अराउंड पॉजिटिव प्लस 56%, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। ठीक है बच्चों। और डायमेंशन के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में एक ना एक क्वेश्चन आया है। इसमें भी डायमेंशन ऑफ सी बाई वी बताना है, वेयर सी इज कैपेसिटेंस ऑफ कोर्स, और वी जो है वोल्टेज है ना, पोटेंशियल है। तो इसको अगर करना है तो थोड़ा सा इधर उधर घुमा के देख लेते हैं, जिससे हम थोड़े से जिनके डायमेंशन लिखने में आसान जो हो जाए उस टर्म में किसी तरह पहुंचा पाए। तो v को मैं q बाई सी को मैं c को बदल लेता हूँ सबसे पहले, है ना। c की डायमेंशन लिखने से अच्छा है c को बदल लेता हूँ। तो मैं c को कैसे बदलूंगा? मैं v से मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी नीचे भी, तो ऊपर हो जाएगा q। q के डायमेंशन बड़े आसान होते हैं, एम्पियर इनटू टाइम, है ना। नीचे v स्क्वायर बच्चों आ रहा है, तो वोल्टेज स्क्वायर करना है। तो एक काम ऐसा कर लेते हैं बच्चों, ये वोल्टेज स्क्वायर है, ऊपर q है, तो वोल्टेज वाली चीज भी ना यूज करने पड़ी हमें। अगर वैसा कुछ करना चाहते हैं तो ऐसा करते हैं, क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्यूब बन जाएगा, क्यू स्क्वायर वी स्क्वायर। तो क्यू इंटू वी हमें पता है वर्क डन होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्क डन आता था। तो बेसिकली डायमेंशंस के टर्म में अगर हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं सारी, तो ये हो जाएगा क्यू क्यूब, चार्ज का क्यूब, बाई दिस टर्म हियर इज वर्क का स्क्वायर। तो चार्ज का तो डायमेंशन बच्चों पता क्या होता है कि एम्पियर इनटू टाइम, सो ए क्यूब टी क्यूब, ए क्यूब टी क्यूब
डिवाइडेड बाय वर्क का कितना होता है, एम एल स्क्वायर टी रेस पावर -2, इसकी पावर हमें 2 कर देनी है, ऊपर लेके जाओ तो m रेस टू द पावर -2, l रेस टू द पावर -4, t की पावर यहाँ पे -4 ऊपर जाके प्लस हो जाएगा तो t की टोटल पावर हो जाएगी 7 और a की पावर हो जाएगी -3। सो आई बिलीव जो ऑप्शन एक आध दो मैंने देखे भेजे हुए, उसमें शायद ऐसा था कि एम्पियर वाले पार्ट में ही सिर्फ -3 एक ही ऑप्शन में था ही, तो सिर्फ वहीं से पकड़ सकते थे आप इतना पार्ट करते ही, बिकॉज यहाँ वर्क डन में तो कहीं से भी आपको एम्पियर आने वाला नहीं है ना, कि वर्क डन तो सीधी सी है कि मैकेनिक्स की जो भी क्वांटिटी है वहाँ पे चार्ज कहाँ से आ जाएगा, ठीक है, तो वो चीज़ आनी नहीं थी, उतने से ही पकड़ में आ जाता, बट नेवरदलेस ये भी कोई बहुत लंबा नहीं क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं, एक रेडियो एक्टिव सैंपल है दैट इज अंडरगोइंग अल्फा डीके, यहाँ पे अल्फा होता प्रॉब्ली, at time t1 its activity is a and at time t2 its activity is a/5, है ना। तो बेसिकली कितने टाइम के इंटरवल की बात हो रही है जहाँ पे एक्टिविटी a से लेके a/5 बच्चों हो रही है, ये टाइम t1 था, ये टाइम t2 है, तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम का इंटरवल है डेल्टा t, दैट इज इक्वल टू t2 माइनस t1। तो इतने टाइम इंटरवल में अब हम इनिशियल इसी को मान लेते हैं, इनिशियल ये है एक्टिविटी, फाइनल एक्टिविटी ये है, तो बच्चों रिजल्ट एक्टिविटी का पता होता है, फाइनल एक्टिविटी a/5 इक्वल टू इनिशियल एक्टिविटी a इंटू e टू द पावर माइनस लैम्डा, e टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू डेल्टा टी, लैम्डा डेल्टा टी ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से अब लॉग ले लो दोनों साइड, तो माइनस ऑफ ln5 विल बी इक्वल टू माइनस लैम्डा डेल्टा टी, यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ जाती है ln5 बाई डेल्टा टी, और पता है बच्चों हाफ मीन लाइफ की बात करी जा रही है, व्हाट इज द मीन लाइफ ऑफ दिस सैंपल, सो मीन लाइफ टी मीन जो होता है वो कितना होता है बच्चों 1 बाई लैम्डा के बराबर, तो इसी का रेसिप्रोकल ले लो, तो डेल्टा टी इज नथिंग बट t2 माइनस t1, so this is t2 माइनस t1 बाई ln5। तो ये आंसर आ जा रहा है बच्चों, बिल्कुल मैचिंग आंसर जो है गिवन होगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड प्रॉब्लम। स्टेटमेंट 1 क्या है, अ सेकेंड पेंडुलम हैज टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड, ऑफ कोर्स दिस इज रॉन्ग, यहाँ पे सेकेंड पेंडुलम सिर्फ नाम ही होता है, एक्चुअल में इसमें 1 सेकेंड क्या होता है, जब हम पेंडुलम मूव करता है तो सेकेंड पेंडुलम मतलब एक साइड से, एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम तक जाने का जो टाइम होता है ना, दैट इज 1 सेकेंड। बट टाइम पीरियड कैसे डिफाइंड है, कंप्लीट साइकिल रोटे घूमना, मतलब एक एंड से दूसरे एंड पे जाना और फिर दूसरे एंड से इधर आना, तो बेसिकली टाइम पीरियड ऑफ सेकेंड्स पेंडुलम इज इक्वल टू 2 सेकेंड होता है ना। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट ऑफ कोर्स, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट इनकरेक्ट होते ही तो एक ही तो ऑप्शन बचता है ना, और 2 वाले में देख लेते हैं क्या है, इट टेक्स प्रिसाइजली 1 सेकेंड टू मूव बिटवीन 2 एक्सट्रीम, यस दिस इज व्हाट द डेफिनेशन ऑफ अ सेकेंड पेंडुलम इज, कि एक्सट्रीम्स के बीच में 1 सेकेंड लगता है उसको, इधर से इधर टुंग टुंग 1-1 सेकेंड में हो रहा होता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, दिस इज गोइंग टू बी द ऑप्शन। इस क्वेश्चन में देखें बच्चे, इसमें क्या है कि एक रस्सी बंधी हुई है इस व्हील के साथ, और यहाँ पे एक ब्लॉक लटका हुआ है, ठीक है, और बताना है आपको कि इनिशियली ऑफ कोर्स सारी सिचुएशन रेस्ट पे है, ब्लॉक व्हील्स एवरीथिंग इज एट रेस्ट, और फाइनली क्या हो रहा है बच्चों कि ये ब्लॉक लेट्स से h डिस्टेंस नीचे आ जाता है, तो उस कंडीशन में बताना है ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो कहीं ना कहीं आइडिया लग रहा है कि अब हमें कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाना है। तो देखो क्या हो रहा है कि इस पॉइंट मास या इस ब्लॉक के नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी का जितना लॉस हो रहा है वो सारी काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में आ रही है, या इसी को मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से भी कर सकता हूँ, डेल्टा यू प्लस डेल्टा के ई इक्वल टू 0। डेल्टा यू में देखो सिस्टम में दो चीजें हैं, एक हमारे पास ये डिस्क या जो व्हील हो गई व्हील है, और दूसरा है पॉइंट मास है सिर्फ या ब्लॉक है, ब्लॉक के नीचे जाने से पोटेंशियल एनर्जी का लॉस है, दैट इज माइनस mgh, है ना, मास स्मॉल m रख दिया, और काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो चेंज लिखना है, फाइनल लिखना है, और इनिशियल तो 0 ही है, इनिशियली सब कुछ रेस्ट पे था, तो फाइनल में देखो इस ब्लॉक की जिस टाइम पे एंगुलर वेलोसिटी फाइनल कंडीशन में मान लो ओमेगा हो चुकी है,
तो नो स्लिपिंग की कंडीशन लगाओगे तो ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी, ओमेगा इंटू रेडियस आर के बराबर। और इससे टच में है ये पॉइंट कॉर्ड का, रस्सी का ये वाला पॉइंट टच में है, तो ऑफ कोर्स दे विल बी मूविंग विद सेम वेलोसिटी। तो यहाँ पे स्ट्रिंग का पॉइंट पकड़ लो और यहाँ से कंस्ट्रेंट लगाओ, दोनों के बीच की डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं सकती। द स्ट्रिंग इज unstretchable. That means its velocity at this instant, the velocity of this block at this instant is going to be omega r. ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी बच्चों लिखना चालू करते हैं। पार्टिकल की या ब्लॉक की हाफ एम वी स्क्वायर दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, प्लस जो ये हमारे पास व्हील है इसका प्योर रोटेशनल मोशन हो रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है हमें, तो हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो ऑफ कोर्स, तो यहां से आप सॉल्व कर लोगे तो ओमेगा स्क्वायर बच्चों आ जाता है कॉमन में, तो ये आ जाएगा 2mgh बाई एम आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आई। ये आंसर बच्चों आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 2mgh बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई। अगेन ये क्वेश्चन भी एक मैं बोलूंगा स्टेप्स तो आपको लिखने पड़ते, बट इट इज ए इजियर क्वेश्चन, है ना। इसमें भी आपको कोई हाईफाई फंडे लगाने नहीं है, कहीं से भी कोई बहुत मल्टीपल कॉन्सेप्ट भी नहीं लगाने हैं, सीधा रोटेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसमें इस तरह का एक इंक्लाइन प्लेन गिवन है जिसका हॉरिजॉन्टल से इंक्लिनेशन 30 डिग्री, रफ सरफेस है। जो ब्लॉक है ये चार्ज ब्लॉक है, मास इसका गिवन है 1 kg, और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देयर इज ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 200 वोल्ट पर मीटर, और इस पे एक चार्ज भी है 5 मिलीकूलम का। हाइट 1 मीटर से रेस्ट की कंडीशन से छोड़ते हैं, बताना है कि ग्राउंड पे कितने टाइम में पहुंचेगा। तो ऑफ कोर्स यू विल बिगिन दिस क्वेश्चन बाय making the free body diagram. So what are the forces going to act on this body? One, the component of mg. So 1 kg block है तो 10 into sin 30. So 10 sin 30 is 5. 5 इधर लग गया 5 न्यूटन का। प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में mg का कंपोनेंट हो जाएगा 5√3 mg cos 30। इधर की तरफ लग जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, बिकॉज द चार्ज इज पॉजिटिव, there will be one horizontal force along this direction also, और ये horizontal force इस डायरेक्शन में कितना लगेगा, QE के बराबर। so Q is 5 मिलीकूलम, तो 5 into 10⁻³ multiplied by 200, so 200 into 5 is 1000 into 10⁻³ बेसिकली 1 न्यूटन बन जाता है। 1 न्यूटन बन रहा है, लेकिन अब इसके कंपोनेंट ले लेते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल में। अगेन दिस एंगल इज 30, तो इधर की तरफ कंपोनेंट जाएगा 1 cos 30 दैट इज इक्वल टू 1 into √3/2, तो इधर की तरफ √3/2 और इधर की तरफ 1 sin 30, इसको अब काट लेते हैं। 1 sin 30 इज नथिंग बट 1/2, इधर की तरफ 1/2, इधर की तरफ नॉर्मल। तो अब इस वाली डायरेक्शन में तो इक्विलिब्रियम होगा, तो यहाँ से निकल के आ जाएगा ना बच्चों, n की वैल्यू 1/2 प्लस 5√3 ऐसा कुछ बन जाएगा। और अब देखना है कि फ्रिक्शन किधर लगाएं हम। फ्रिक्शन ऑब्वियसली इस डायरेक्शन में फोर्स बड़ा आ रहा है, 5 इज ग्रेटर देन ऑफ कोर्स √3/2, तो मैं फ्रिक्शन फोर्स जो लगाऊंगा वो इधर की तरफ लगाऊंगा, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स n। तो म्यू इज इक्वल टू 0.2 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू, तो 0.2 को 1/5 लिख सकता हूं मैं, तो 1/5 को इससे मल्टीप्लाई करूं तो दैट विल बिकम 1/10 प्लस √3, इतना फोर्स और लग गया। इधर का एक्सेलरेशन अब निकाल लो बच्चों। एक्सेलरेशन कितना होगा, नेट फोर्स, तो मास इज 1 kg, मास 1 इंटू एक्सेलरेशन a इक्वल टू इस डायरेक्शन में नेट फोर्स दैट इज 5 माइनस, इन दोनों को ऐड कर देना है बच्चों, तो 1/10 माइनस √3 माइनस √3/2। तो ये तो अब सॉल्व करना पड़ेगा बच्चों, इसको अच्छा खासा कैलकुलेशन हो गई। 5 माइनस 3√3/2 माइनस 1/10, ये आ रहा है एक्सेलरेशन। और अब इसके बाद यहां से यहां तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट देखो, दिस हाइट इज 1, so hypotenuse will be 1 divided by sin 30, so that is going to be 2, so displacement is equal to 2 मीटर। स्टार्टिंग वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना लगना है इसके लिए अब कौन सी इक्वेशन लगाओगे, सेकंड इक्वेशन लगाओगे, s इक्वल टू, सो 2 इक्वल टू ut प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू टी स्क्वायर। सो t की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी बच्चों, t की वैल्यू आ जाएगी 4/a का अंडर रूट दैट इज 2/√a, है ना। अब ये √a की वैल्यू अब आगे आप सॉल्व करोगे,
इसको तो निकल के आ जाएगी, थोड़ा अप्रोक्सीमेट करके देख लेते हैं कितनी आ रही है बच्चों। तो 5 माइनस 1/10 इज नथिंग बट 4.9 माइनस 3√3/2, सो 3 इंटू √3 इज हाउ मच, 1.73 डिवाइडेड बाई 2। तो ये कितना आ गया, 9 7 3 जा 21 का 1 2 3 2 5.19 डिवाइडेड बाय, अच्छा नीचे में 2 था बच्चों, ये गलती हो गई, 2। तो बेसिकली आ जाएगा ये 5.2 मान लेते हैं अप्रोक्सीमेट, 5.2 का हाफ इज 2.6, तो 2.6 के आसपास ये वाली वैल्यू आ रही है, -2.6, तो ये आ जाएगा 2.3। सो बेसिकली 2.3 का अंडर रूट, सो 2 बाई रूट ऑफ 2.3, रूट 2.3 1.5 का स्क्वायर होता है 2.25, 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, तो 1.5 से थोड़ा सा ऊपर, उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे, तो अब यू विल रफली गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन जिस फॉर्म में हमें मिला, एटलीस्ट वो मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूं कि दो आइडेंटिकल ब्लॉक्स थे, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस के ऊपर रखे हुए थे। इस वाले ब्लॉक को एफ फोर्स एक्सटर्नली लगाया जा रहा था और इसका एक्सेलरेशन गिवन था कि ए है, द एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए, और पूछा गया था कि इसका वाले का एक्सेलरेशन बताओ, लेट्स से एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक इज ए डैश, ये निकालना था हमें। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों क्या करेंगे हम, है ना, तो देखो कि स्प्रिंग फोर्स मान लो कुछ के एक्स लगाओ या कुछ भी लगा दो, स्प्रिंग फोर्स एफ एस मान लेते हैं लग रही है, तो राइट वाले ब्लॉक पे स्प्रिंग फोर्स लेट से राइट में ही लग रही है। अब हमें क्या पता कंप्रेस्ड है इलोंगेटेड है, कुछ पता तो है नहीं, हम तो ए के टर्म्स में बता देंगे, ए राइट वर्ड था। तो अगर इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन राइट वर्ड है तो ऑफ कोर्स स्प्रिंग मस्ट बी कंप्रेस, तभी तो उधर आगे पुश कर रही होगी। तो स्प्रिंग फोर्स एफ एस है, एक्सेलरेशन इधर की तरफ ए है, मास दोनों का सेम है, तो एफ एस विल बी इक्वल टू एम इंटू ए, ये हो जाएगा। और इस वाले ब्लॉक पे देखोगे, नाउ द स्प्रिंग इज कंप्रेस, तो इधर इस वाले ब्लॉक पे एक तो एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, ऊपर से स्प्रिंग फोर्स भी इसी सेम डायरेक्शन में लग रही है, इसका एक्सेलरेशन ए डैश है, तो इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इज एफ प्लस एफ एस, और एफ एस की वैल्यू यहां से आ रही है एम ए इक्वल टू मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए डैश, यहां से ए डैश की वैल्यू आ रही है एफ प्लस एम ए बाय एम। तो इस तरह का कुछ आंसर बच्चों आना चाहिए। डायरेक्शन अगर ये वेक्टर एरो कुछ गिवन था तो इस तरह से आप लिखोगे, है ना। तो जैसी सिचुएशन मुझे समझ में जितनी मुझे पता पड़ी कि ये है, उसके हिसाब से ये सॉल्यूशन होगा। बाकी थोड़ा बहुत जैसा एक्चुअल पेपर रहा होगा उसके हिसाब से थोड़ी बहुत यहाँ पे डायरेक्शन वगैरह की चीज़ें शायद बदल रही हूँ, आई डोंट नो अबाउट दैट। चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ ऑफ अ बॉडी परफॉर्मिंग एसएचएम इज। अभी यहाँ पे ऑप्शन नहीं लिखे बट एक्चुअल ऑप्शंस वर लाइक सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इस तरह का कुछ कुछ दिया था। तो बेसिकली आपको कोनिक सेक्शन के फॉर्म या जितने भी चीज़ें आप मैथ्स के अपने फेवरेट ग्राफ्स पढ़ते हो, वो सारी चीज़ें पूछी गई थी कि उनमें से कौन सा है। तो क्या चीज़ें करेंगे, वेलोसिटी और पोजीशन में रिलेशन निकालना है, तो कम से कम एक सबसे पहले फॉर्मूला तो लिखो जिसमें रिलेशन होता है। तो क्या होता है बच्चों, याद करो, v इक्वल टू ओमेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ रिलेशन पड़ा था, है ना। यहाँ पे पोजीशन x मान लिया हमने, वो कंडीशन मानते हुए कि मीन पोजीशन पे पार्टिकल जो है जब होता है तो वो ओरिजिन की सिचुएशन है, उस हिसाब से कर रहे हैं हम लोग स्टैंडर्ड, ठीक है। स्क्वायर करो, तो स्क्वायर करो तो वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो वी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, डिवाइड कर दो तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ पे ये वाली चीज हमारी वाई एक्सिस पे जानी चाहिए। ग्राफ में कौन कौन सी चीज के बीच में पूछा जा रहा है, वेलोसिटी v और पोजीशन x, ये वाली एक्स एक्सिस के अलोंग। तो वाई स्क्वायर बाई सम कांस्टेंट का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई सम अनदर कांस्टेंट का स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ग्राफ क्या होता है बच्चों, इलिप्स का होता है। ये इलिप्स का ग्राफ होगा इस तरह से, है ना, इधर वेलोसिटी इधर एक्स पोजीशन, तो ये इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा बच्चों। इलिप्स इज द आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं बच्चों।
एक हाइड्रोजन एटम है जिसमें से एक फोटोन निकल रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है n=5 टू n=1, और पूछा गया है कि रिकॉइल स्पीड क्या होगी। ऑफ कोर्स वी आर अज्यूमिंग दैट द हाइड्रोजन एटम इनिशियली वाज एट रेस्ट। क्या चीज करना है कि फोटोन जब निकलेगा तो उसके साथ ना केवल एनर्जी जा रही है बल्कि कुछ मोमेंटम लेके भी निकलता है बच्चों। तो पहले एनर्जी वाला काम कर ले, कि एनर्जी वाला काम करोगे तो 5 से लेके 1 के बीच में ट्रांजिशन की जो एनर्जी होगी, अगर वेवलेंथ लैम्डा का ये फोटोन निकला है तो एच सी बाई लैम्डा इज द एनर्जी रिलीज्ड, दैट शुड बी इक्वल टू आर एच सी, है ना। जेड की वैल्यू तो हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाती है, और 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, दैट इज 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/5 का स्क्वायर, दैट इज 1/25। यहाँ से बच्चों कितना आ रहा है 25, सॉरी 24/25, एच सी कैंसिल हो जाएगा, आर विल बी इक्वल टू 1/λ। इतना आ गया बच्चों 1/λ। अब अगर हाइड्रोजन के एटम की बात करें, ये हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ से एक फोटोन निकला, और इसके बाद फोटोन निकला तो इधर की तरफ कुछ मोमेंटम पी लेके निकला होगा। तो ऑफ कोर्स अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होना चाहिए। तो इस वाले हाइड्रोजन एटम का भी मोमेंटम पीछे की तरफ कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो इसकी वेलोसिटी कितनी है मान लेते हैं, वी हो गई रिकॉइल की स्पीड, वी आर मान लेते हैं। So this momentum here P, momentum of the photon can be written as h/λ। ये momentum P equal to mass of this hydrogen atom multiplied by the recoil velocity, ऐसे लिख सकते हैं। तो h/λ will be mass of the hydrogen atom into velocity of recoil। यहाँ से velocity of recoil will be equal to h by mass of hydrogen m मान लेते हैं into लैम्डा। यहाँ से 1/λ उठा के सब्सटीट्यूट कर दो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 24RH/25 m। इस तरह का कुछ आंसर होगा मेरे ख्याल से। शायद कैलकुलेशन करने के लिए दिया था, अगर ये मासेस वगैरह की वैल्यू गिवन थी तो आपको फिर सॉल्व करके कैलकुलेट करके निकालना था इस पर न्यूमेरिकल वैल्यू। तो तरीका ये था, दैट इज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। चलिए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। अगेन ये प्रॉब्लम बच्चों बड़ी ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, फील्ड ऑफ व्यू वाली प्रॉब्लम है। जब भी आप लोगों ने प्लेन मिरर पढ़ा होगा तो थोड़ी देर के बाद जरूर आपके टीचर ने ये चीज़ कराई ही होगी, मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन भी यही कराया होगा, थोड़ा सा वैल्यू चेंज वेंज करके। तो अगेन मैं ये कह रहा हूँ कि इस बार पूरे जितने भी शिफ्ट हुए हैं सारे शिफ्ट में जहां भी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस से बढ़ के ऊपर क्वेश्चन आए हैं, सो दे ऑल हैव कम फ्रॉम द स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस, जो कि ज़्यादातर टीचर अपनी क्लासेस में थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स को इलेबोरेट करने के लिए जिस तरह के क्वेश्चन करते हैं एग्जैक्टली वही, कई बार नंबर नहीं बदले गए, उस तरह के ही क्वेश्चन पूछे गए हैं बच्चों। तो कोशिश पूरी रही है कि कम से कम पढ़ाई में आप लोगों का काम हो जाए, जो चीज़ें आपकी क्लास में कराई गई हैं जनरली पता होता है वही डायरेक्ट पूछ लिया जाए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस को तो गोली मारो। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है इस केस में, अ पर्सन इज वॉकिंग पैरेलल टू दिस, ये मिरर है 50 सेंटीमीटर का, एक आदमी इसके पैरेलल लाइन पे ऐसे चलते हुए जाता है और मिरर से 120 सेंटीमीटर की दूरी पे है यहाँ पे। अब बताना है कितनी दूरी तक रहेगा जब वो इस सोर्स की जगह मैंने यहाँ पे बल्ब बना दिया है, इस बल्ब की इमेज देख पाएगा। तो अब देखो कि इस बल्ब से टकरा के जाने वाली रेस जहां जहां भी होंगी, ऐसे टकरा के रेस जहां जहां जा रही होंगी, तो वहां पे तो इमेज उसको दिखाई पड़ रही होगी। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो है मिरर के 60 सेंटीमीटर दूर है, तो इमेज भी इस बल्ब की, इमेज भी सेम डिस्टेंस यहां से 60 सेंटीमीटर पे ही तो होगी। तो अगर इस इमेज से देखूं मैं, कोई भी लाइट रे बनाना चाहूंगा जो इसे टकरा के गई है, ये वाली, ये लगेगा, अपीयर होगा कि यही इसी वाले पॉइंट से होके जा रही है। यहां से अगर कोई रे ऐसे गई है तो इट विल अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो अगर मैं ऐसे कर लूं, एक लाइन ऐसे बनाऊं इस तरह वाली, है ना, और एक लाइन ऐसे मिरर के एजेस से बना लूं बच्चों, देखो, तो ये वाली ऑफ कोर्स डॉटेड होंगी, बट इससे ज्यादा दूर और इस लाइन पे इससे ज्यादा वाइड में और ऊपर कोई रे नहीं जाएगी और इस वाले पॉइंट से नीचे कोई रे नहीं जाएगी, क्योंकि जाना तो यहीं से टकरा के है। तो बेसिकली दिस लेंथ इज द आंसर वी आर सीकिंग फॉर, ये लेंथ हमें निकालनी है। अब ध्यान से देखो ये लेंथ बच्चों निकलेगी कैसे, यहां से यहां पे मैंने जो ड्रॉप किया दैट इज द परपेंडिकुलर ऑन दिस लाइन एज वेल एज द परपेंडिकुलर ऑन दिस मिरर। ध्यान से देखो एक ट्राइंगल हमें ये मिल रहा है बच्चों,
इस वाले राइट एंगल इस वाले ट्राइंगल में, दिस इज नॉट अ राइट एंगल ट्राइंगल एनीवे, इस वाले ट्राइंगल में देखो हाइट इज 50 सेंटीमीटर, दिस बेस इज इक्वल टू, सॉरी, दिस हाइट इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर एंड दिस बेस इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। और एक ट्राइंगल ये वाला पकड़ लो, ये बड़े वाला ट्राइंगल, बोथ ऑफ दीज ट्राइंगल्स आर सिमिलर ट्राइंगल्स बिकॉज दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, एक तो कॉमन है ही ये वाला, ठीक है। तो सिमिलर ट्राइंगल्स है, और इस बड़े वाले ट्राइंगल की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, वो यहाँ से यहाँ तक की 120 प्लस यहाँ से यहाँ तक की 60 के बराबर 180 है। तो बेसिकली जो हाइट है, ये हाइट बेसिकली इस सिमिलर ट्राइंगल में दिख रहा है, इन दोनों सिमिलर ट्राइंगल में बड़े वाले ट्राइंगल की हाइट 3 टाइम्स है। तो इसका बेस कितना होगा, सेम ही तो रेशियो में होगा, 3 टाइम्स होगा। बेस देखो आप, हाइट की वैल्यू देखो, छोटे वाले ट्राइंगल की ये 60 है, यहाँ से यहाँ तक की 180, 3 टाइम्स है ना। तो बेस इसका छोटे वाले ट्राइंगल का 50 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स। तो बेसिकली दिस लेंथ L विल बी इक्वल टू 3 टाइम्स 50, दैट इज 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल करने में उसको इस सोर्स की इमेज बच्चों दिखाई पड़ रही होगी, उससे ज़्यादा ये नहीं देख पाएगा। अगेन दिस क्वेश्चन इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना था टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का। देखो लेंथ गिवन है, सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों, 2 पाई रूट L बाई जी, है ना। L की वैल्यू 1 रखो, तो देखो कितना आ गया, 2 इंटू पाई बाई रूट जी। अच्छा एक चीज, ये चीज आप लोगों ने कैलकुलेशन करी है, तो जी की वैल्यू 9.8 स्पेशली अगर रख लो ना, तो रूट जी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई। तो बेसिकली दीज टू वैल्यूज आर कैंसिलिंग ईच अदर। तो टाइम पीरियड की वैल्यू 2 सेकेंड है, ये सेकेंड्स पेंडुलम आ गया फिर से हमारे लिए। अब इसमें बोल रहा है कि 5/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, 1 ऑसिलेशन में कितना टाइम लग रहा है, 2 सेकेंड। 5/8 ऑसिलेशन में कितना टाइम लगेगा, टी यूनिटरी से कितना लगा लो, 2 इंटू 5/8, 5/8 दैट इज इक्वल टू 5/4 या 1.25 सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा बच्चों, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। एंड वन अनाउंसमेंट बच्चों, आज से अगर आपके कोई भी फ्रेंड जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्लीज़ उनको बता दीजिए कि हमारे पास बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टीज़ का सेट है, जो कि नीट की हमारे जेई के हमारे चैनल पे, है ना, चैनल पे जो कि क्रैश कोर्स चालू हो गया नीट का, वो क्लासेस वो बच्चे ले सकते हैं। और बहुत ही एक्सपर्ट हमारे पास सीनियर फैकल्टीज़ हैं जो क्लासेस ले रही हैं। थैंक यू ऑल।